दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आपका भी आईटीआई का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आईटीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2021 को दोस्तों उसी पर आधारित है और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पेपर पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अब फेज शिफ्ट वाइज हो रहा है तो अभी भी कुछ इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, तो एग्ज़ाम से पहले आप भी ज़रूर देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपने 29 जनवरी वाला पेपर दिया है तो ज़रूर इसको देखना ताकि आपके आंसर भी मिलान हो जाए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर इसे ज़रूर करना। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और यदि मैं आपको सबसे पहले बताऊं दोस्तों तो आपके पास निम्मी की जो असाइनमेंट है उसी में से लगभग पेपर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपके पास निम्मी असाइनमेंट नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आईटीआई के लिए आप निम्मी असाइनमेंट को ज़रूर पढ़ करके जाएं क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग उसी में से पूछे जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट करना है एक आर्मेचर का, कौन से उपकरण का उपयोग करोगे। देखो ग्राउलर काम में लेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन जब आर्मेचर की टेस्टिंग की बात आती है तो बाह्य ग्राउलर का उपयोग होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर इसका ऑप्शन रहेगा। आगे सवाल पूछा कि डीसी फील्ड कॉइल की वाइंडिंग के लिए सामान्यतः किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं, तो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी सीरीज फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग जो बनाते हैं ना पोल पर अपन, तो वो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर की होती है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा पूछी गई थी, तो जनरेटर जो है उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, ठीक है, सॉरी बी नहीं आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड लगता है। इसके लिए फिर डी ऑप्शन होगा, इसमें नहीं दिखा रहे, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। ये नहीं करना है पाम रूल वाला, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबको आता भी होगा। अगला सवाल पूछा कि व्हाट इज मिनिमम परमिजेबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ़ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज 240 वोल्ट, 240 वोल्ट सप्लाई है। आईएसआई पूछा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पूछा था, तो वहाँ पर लो और मीडियम वोल्टेज में ±5% का वेरिएशन यहाँ पर देखा जाता है, यानी 5% का उतार चढ़ाव आपको मानते हुए करना था। जब 240 वोल्ट का आप 5% निकालेंगे दोस्तों तो लगभग 12 वोल्ट आएगा, यानी इसमें 228 वोल्ट से लेकर के 252 वोल्ट तक यदि आ जाता है तो एक्सेप्टेबल था। तो मिनिमम 228 और यदि मैक्सिमम का सवाल होता तो 252 वोल्ट होता। अगला सवाल पूछा गया कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, दो चालकों के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध पूछा गया, तो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, मध्यम वोल्टेज सप्लाई के लिए पूछा था, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे आपसे सवाल पूछा कि लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर काम में लेंगे, तो ईएलसी भी आएगा, नो डाउट। उम्मीद है आप भी सही करके आए होंगे और पेपर आईटीआई का इजी आता है, इतना टफ नहीं आता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है। देखिए ओसीबी, एमसीबी और एमसीसीबी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, तो इनका कोई काम या ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा, यही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है वो कहाँ काम में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों वैसे तो अपने जितना भी है वो टोटल साइन वेव ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि यूजेज के अकॉर्डिंग देखें ना तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्वायर वेव पे ऑपरेट होना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमिंग करेंगे बहुत ज़्यादा और प्रॉपर ऑपरेट होंगे नहीं। सामान्य लाइटनिंग, सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए स्क्वायर वेव जो है वो काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें भी पंखे वगैरह अगर हो तो वो आवाज़ करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य प्रकाश व्यवस्था जो है ना, यहाँ पर हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं, बाकी यूज नहीं हो सकता। आगे यूपीएस का पूरा नाम पूछा, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है, यानी बिना बाधा डाले सप्लाई लगातार प्रदान करते रहना। यूपीएस का पूरा नाम पूछा था, सिंपल सा ये डी उत्तर रहेगा, आपका भी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ओवरहेड लाइन में ये प्रयोग किया गया इंसुलेटर कौन सा है, इसका नाम पूछा था,
बहुत साधारण सा है, इस इतनी सी शेप को आप देख लीजिए, समझ आ जाएगा। सेकल इंसुलेटर बोलते हैं इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। हो सकता है आप भी सेकल करके आए होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं, ध्यान रखना। जितने भी मिले हमने आपको देने का प्रयास किया है। अगला सवाल पूछा है कि जो इंसुलेटर होता है ना, उस पर जो तार बांधी जाती है वो बहुत टाइट बांधी जाती है और कोई किसी तरह का गैप नहीं रखा जाता, कारण क्या है? सीधी सी बात है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि कोई वायर लूज होगा तो वो स्पार्किंग बहुत अधिक करेगा। इसलिए इंसुलेटर पर जब वायर बांधा जाता है तो उसके एक्स्ट्रा जो भी तार होती है वो बिल्कुल क्लोज होती है, टाइट बांधी जाती है स्पार्किंग से बचाव के लिए, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्पार्किंग ना हो। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होती है? तो ये MVA में होती है। हिंदी में इसको विदारण क्षमता बोलते हैं। मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। ये वो कैपेसिटी होती है जो एक सर्किट ब्रेकर फॉल्ट के समय पावर को सहन कर गया। आगे सवाल पूछा अपन से कि जो आपको चित्र में दिखाया गया है ये क्या है? दोस्तों ये है ना पैनल या मॉड्यूल बोलते हैं इनको, तो उनमें केबल बांधने के काम आता है ये, ठीक है ना। केबल बांधने वाली एक टाई होती है, ये हुक डाल देते हैं इसमें, और ये क्या जैसे 4-5 तार एक्स्ट्रा यूँ थी ना, तो इन सब तारों को एक साथ बांधने के लिए यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। केबल बाइंडिंग स्ट्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है। डी ऑप्शन रहेगा। आगे सवाल पूछा कि निम्न में से केबल टाई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो केबल टाई के लिए दोस्तों नायलॉन की टाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कौन सा है? दोस्तों सेमीकंडक्टर जो है ना, उसको फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है हमेशा वही संकेत करता है, ठीक है। अब देखिए डी में तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, बात रही इन दोनों की, तो ये जो है ना ये तो जंक्शन को संकेत करता है, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता। बची बात अपने ए और बी की, तो ए जो होता है वो जर्मेनियम को संकेत करता है और बी जो होता है वो सिलिकॉन को। बी उत्तर आ जाएगा, BY 126। आगे हमसे सवाल पूछा गया कि बताइए इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? देखो 2 ट्रांजिस्टर काम में लिए गए हैं ना, तो 2 जिसमें होते हैं उसको पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। पुश पुल के 2 ऑप्शन हैं, ए बी में कोई पुश पुल होता नहीं है, बी में ही होता है, यानी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का ये एक प्रकार है। बी उत्तर यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए फॉर्मूला पूछा था, सभी जानते होंगे 180 इंटू पोल होता है, ठीक है। डी उत्तर यहाँ पर आपका सही रहेगा। देखिए ऊपर पहले फॉर्मूला पूछा और फिर सवाल ही पूछ लिया कि 6 पोल है, टोटल डिग्री कितनी आएगी? तो 180 इंटू 6 करना था, उत्तर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा? लगभग 1080 डिग्री के आसपास आएगा। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो एक फेज को 2 फेजों में बांटते हैं और इसको फेज स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ए उत्तर यहाँ पर आपका सही रहेगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछा सिंगल फेज में एक मोटर दिखाई गई, बोले इस मोटर का नाम क्या है? देखो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, कहीं कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच है नहीं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो जाएगी। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर नहीं है तो ना तो कैपेसिटर हटेगा और ना ही वाइंडिंग हटेगी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, ठीक है। उसके बाद में सवाल पूछा कि स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसमें आपको लेंज लॉ की ओर जाना होगा, ध्यान रखना। सिंगल फेज मोटर लेंज नियम पर आधारित होती है। और फिर सवाल पूछा कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कौन सा है? तो यूनिवर्सल मोटर जो है वो फूड मिक्सर में काम में आती है, खाद्य मिक्सर जो ग्राइंडर होता है उसमें काम में रहते हैं। बस दोस्तों बाकी इसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो लगभग इतने ही क्वेश्चन इसमें आए थे, और भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे लेकिन मेन इतने ही मिले थे। ये कंप्लीट क्वेश्चन निमी की असाइनमेंट में से है। यदि आपके पास निमी का असाइनमेंट है तो पूरा कंप्लीट आप उसी असाइनमेंट में से पढ़ने का प्रयास करें, आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को भी रिपीट ज़रूर करना और इनके आसपास के क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ करके जाना। अभी तक जिनका इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक 11 फरवरी 12 फरवरी को भी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन वालों का होना है। कुल मिलाकर ये देखो इंसुलेटर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़रूर पूछा जा सकता है। सर्किट ब्रेकरों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंगल फेज मोटरों के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और
डीसी मशीनों में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस पर आप ध्यान दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।